बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। कुछ फार्मास्यूटिक्स में जैसे कि आप जानते हैं, आपने डोजेज फॉर्म बहुत तफसील से पढ़ी है। उसमें हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें ड्रग लेने के बाद उसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं, जैसे ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाना कि वो किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हैं जो आज पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया और डिकेंटेशन हो गया। ये वो प्रोसेसेस हैं जिसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में वो इस्तेमाल भी है और आपके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें भी इनका बड़ा अहम रोल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसा कि नाम से जाहिर है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब भी वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई सॉलिड सरफेस जो है ना वो एक्सपोज्ड होती है किसी भी गैस वो मॉलिक्यूल से, लिक्विड मॉलिक्यूल से, तो होता ये है कि वो गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड सरफेस पे क्या होते हैं, एक्सपोज होने की वजह से उस सॉलिड सरफेस का या वो लिक्विड मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल जो है उस सॉलिड सरफेस पे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं एक्सपोज होने के बाद। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होगा, वो सब्सटेंस जो कि क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है किस पर, सॉलिड सरफेस पर, वो क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। और जो उससे एक्सपोज में आ रही है, जो सरफेस उससे एक्सपोज में आ रही है वो क्या कहलाती है, एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर्बेंट क्या होता है, सपोज करें कि एक सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, ये क्या कहला रही है, एडजॉर्बेंट। और ये सॉलिड सरफेस है आपके पास। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें स्पेस जो है ना बहुत कम होती है, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसी तरह से जो लिक्विड होता है उसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्लोजली बॉन्डेड होते हैं आप। इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत ही डिस्पर्स होते हैं। तो अगर सॉलिड सरफेस है, एडजॉर्प्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच when a solid surface is exposed to a liquid or the gas molecules, the liquid or the gas molecule will become deposit at the solid surface. This whole mechanism is called as the adsorption, right? ये जो solid surface है, ये जो solid surface है, अब ये क्या कहला रही है, adsorbate, जो कि किससे एक्सपोज हो रही है, लिक्विड या फिर गैस मॉलिक्यूल से। तो एडजॉर्बेट जो है ना वो क्या होगा, एडजॉर्बेट क्या होगा, वो सरफेस है जिसको हम एक्सपोज करवाएंगे और एक्सपोज होने की वजह से जो भी गैस पार्टिकल्स हैं या लिक्विड वो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उस पर अटैच होंगे। और जो लिक्विड या फिर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एक्सपोज होने के बाद सॉलिड सरफेस से अटैच हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेंट। गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेंट। और ये जो उससे वो एक्सपोज हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और इन मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्बेंट्स का एडजॉर्बेंट्स का एडजॉर्बेट से एक्सपोज होने के बाद इस सतह पे डिपॉजिट हो जाने का जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। इसमें होता यह है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना वो चूँकि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और ये मैंने आपको पहले ही डिफ़ाइन किया, ठीक है, वो अटैच हो जाते हैं। इस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से वो किसके तौर पे काम करते हैं, क्यों हम ये कहने जा रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स जो एक्सपोज होता है तो उस पर लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक्सपोज होने के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं। वो डिपोजिशन क्यों होती है या वो अटैचमेंट किस वजह से होती है, उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जिसमें जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं और ये बहुत कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स होते हैं। इनके जो दरमियान
जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। स्पेस कम होने की वजह से, जबकि जो लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, तो इनमें जो आयोनिक बॉन्डिंग है या फिज़िकल जो अटैचमेंट है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा जल्दी हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो अटैचमेंट किस वजह से हो जाती है। अटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, एड्जॉर्प्शन में किसकी अटैचमेंट हो रही है, लिक्विड या गैस पार्टिकल्स की, वो अटैचमेंट किस वजह से हो रही है। उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। नंबर 1 आयोनिक बॉन्डिंग, कि आपके जो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान और सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान जो है ना क्या हो जाए, आयोनिक बॉन्डिंग हो जाए। नंबर 2 फिज़िकल इंटरेक्शन हो जाए, कि वो फिज़िकली जो है ना वो फिज़िकली इंटरेक्ट हुआ और वो उससे जो है ना अटैच हो गई। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक दीवार है, इस पे अगर आप ये सॉलिड वो है, फेज़ है आपका, क्या कहलाएगा, एड्जॉर्बेट है। अगर आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स आप उस पर यूँ पानी फेंके तो वो क्या हो गया, फिज़िकल कॉन्टैक्ट हुआ, उनके दरमियान जो है ना वो अटैचमेंट हो गई। इसी तरह थर्ड जो है ना वो केमिकल इंटरेक्शन भी होता है, कि केमिकल बॉन्ड है, हो सकता है केमिकल आयन एक्सचेंज की वजह से वो उससे इंटरेक्ट होके एक बॉन्डिंग बना लें, केमिकल इंटरेक्शन कर लें, तो वो भी क्या कहलाएगा फिर आपका एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन में अटैचमेंट जो है ना इज़ अकरिंग ड्यू टू दी आयनिक बॉन्डिंग, फिजिकल इंटरेक्शन एंड द केमिकल इंटरेक्शन। अब टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ फंडामेंटली 2 मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल विद द सॉलिड पार्टिकल सरफेस एंड देयर इज ओनली द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज इन्वॉल्व। इसमें कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, कोई केमिकल फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन है। जैसा कि इसके जो एग्जांपल है हम कैसे देंगे फिजिकल इंटरेक्शन की, जिसमें टाइप है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपकी स्किन के ज़रिए क्या हो जाती हैं, पेनिट्रेट होती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि फिजिकली जो है ना एक ड्रग जो है ना वो एक्सपोज की जाती है। लेट सपोज द एग्जांपल ऑफ मॉइस्चराइज़र, जो मॉइस्चराइज़र्स हैं, जो लोशंस हैं, उसको आप फिज़िकली जो है ना स्किन पे अप्लाई करते हैं और आफ्टर एप्लीकेशन जो है ना दे गेट एब्जॉर्ब्ड, वो क्या होते हैं आपकी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो क्या है आपकी फिज़िकल वो है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है। इसी तरह से कुछ ड्रग्स जो है ना वो आपकी जीआईटी के थ्रू जो है ना एब्जॉर्ब होती हैं। उसमें आपने अगर एक ड्रग है, कोई दवा है, आपने मुंह के ज़रिए ली है, तो वहाँ पर भी वो किसके ज़रिए, फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के ज़रिए क्या होती है, जज्ब हो जाती है। केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है, केमिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी, ये क्या कहलाती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी सरफेस ऑफ आयरन, जैसा कि लोहा होता है, लोहे को क्या लग जाता है, अगर वो कहते हैं कि इसको ना जंग लग गया है, अब ये जो है ना वो उसकी केमिकल जो वो है फिज़िकल जो वो है चेंज हो जाती है। वो किस वजह से होती है कि आयरन पर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो क्या होते हैं वहाँ पे केमिकली इंटरेक्ट करते हैं आयरन के साथ, केमिकली उनका रिएक्ट होता है आयरन के साथ, तो उसकी वजह से जो है ना वो ये एक एग्जांपल है किसकी, केमिकल एड्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हो रही है, अटैचमेंट होने के बाद वो जो है ना ये बन जाता है। तो उस अटैचमेंट की वजह से क्या कह रहा है, केमिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये एग्जांपल है केमिकल एड्जॉर्प्शन की। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को, उसमें है सरफेस एरिया, नेचर ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगी। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी हो रहा होगा। तो उसके बाद सरफेस एरिया जो है ना वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस,
क्योंकि इसमें गैस मालिक्यूल या लिक्विड मालिक्यूल्स जो है ना वो किस पे एक्सपोज होते हैं, सॉलिड सरफेस एक्सपोज होते हैं, तो उनकी एड्जॉर्प्शन हो जाती है। इस तरह से वो गैसेस जो कि लिक्विड वो उसमें मौजूद होती हैं, कंडीशन में मौजूद होती हैं, वो ज़्यादा रेडली जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो मोर लिक्विड फाइबल गैसेस जो है ना वो इंक्रीज करती हैं मोर एड्जॉर्प्शन को। टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, उसमें फिज़िकल चेंज भी आता है, केमिकल चेंज भी आता है, हीट होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह से जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से वीक हो जाती है। पहले मैंने जिक्र किया कि जो एड्जॉर्प्शन है वो किसकी वजह से, फिज़िकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन या फिर आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये तीनों प्रोसेस जो हैं आपके फिज़िकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन और जो आयनिक बॉन्डिंग है वो सारी क्या होती है, वीक हो जाती है। तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कम होगा। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो फार्मास्यूटिकल उसमें कितना हेल्पफुल है। एक तो आपने पढ़ा कि एड्जॉर्प्शन की वजह से जो फिज़िकल इंटरेक्शन है उसमें जो ड्रग्स हैं वो किससे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसे हम कहते हैं एड्जॉर्ब। क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स स्किन के थ्रू जो है ना वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, एब्जॉर्ब वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से एब्जॉर्प्शन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन एंड जीआईटी। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के ज़रिए स्किन से भी, और जो जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके जो मैदा है उसमें भी दवा जो है वो इसी प्रोसेस के ज़रिए क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्प्शन इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या कहलाते हैं, अगर कोई भी दवा या कोई भी केमिकल ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो उस मिकदार को बॉडी से निकालने के लिए आपको ज़रूरत होती है एंटीडोट की। कोई भी दवा या कोई भी केमिकल है वो ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो मेडिसिन में भी उसके कुछ एंटीडोट्स दस्तयाब होते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में ले लिया तो आपने नाम सुनोगा चारकोल का। चारकोल का जो कि क्या करता है, ये एज आ एंटीडोट इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी मिकदार में ये पाउडर फॉर्म में होता है, एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर जहाँ पे हमें एंटीडोट जो है ना वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक महदूद होता है, और वहाँ जो है उसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। एक दवा है आपने ले ली, आपके स्टमक में पहुंच गई, स्टमक से उसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन वो किस में शामिल हो जाएगी, ब्लड में शामिल होकर वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगी। उस सूरत में आपके पास एंटीडोट होता है। एंटीडोट का मतलब क्या है, एंटीडोट उसको ये रिवर्सल है, ये क्या कहलाता है, रिवर्सल। उस केमिकल को हटाना, उस केमिकल को कम करने में मुआविन साबित होता है। तो इस तरह एक्टिवेटेड चारकोल है, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अगर आपने कोई केमिकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ले लिया है और वो अब आपकी वो स्टमक से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा, तो एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। उससे क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इससे जो है ना आपके जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं और गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो है आपका जो एब्जॉर्प्शन है इज़ प्लेइंग द मेजर रोल एज अ मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट। तो एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म के ज़रिए ही वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, एंटीडोट के तौर पे एक्ट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, रिमूवल ऑफ एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टमक बाय यूजिंग वीकली बेसिक एड्जॉर्बेंट। एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वीकली बेसिक जो है एड्जॉर्बेंट यूज़ किए जाते हैं, किसको, एसिडिटी ज़्यादा को रोकने के लिए। और एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है फॉर डिस्कलरेशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स। एक्टिवेटेड चारकोल जो है मुख्तलिफ केमिकल्स के जो कलर है उसको भी क्या करने के लिए,
लाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक आपने कलरफुल सोल्यूशन लिया है, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दें, वो क्या मैकेनिज्म होगा कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह से जो उनका कलरफुल सोल्यूशन है वो क्या करते हैं, लेस कलरफुल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एब्जॉर्बेंट जो है वो किसके तौर पे एक्ट करता है, टू चेंज द कलर्स ऑफ द सोल्यूशन। तो एब्जॉर्बेंट का मैकेनिज्म हो रहा होता है। एब्जॉर्बेंट जो मैकेनिज्म है वो आपके जो वो इंटेस्टाइन है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद हैं। तो एब्जॉर्बेंट का जो प्रोसेस है वो आपके जो इंटेस्टाइन में, आंतों में कुछ टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी ख़त्म करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है। रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको भी रिमूव करने के लिए एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। सेकेंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इतना गर्म किया जाता है कि जो उनके वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, रिमूव कर दिए जाएं, एंड फिक्स्ड कंपोनेंट्स जो है ना वो प्रिजर्व कर लिए जाएं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि जो कि उड़ जाते हैं, जो कि नहीं रहते बकाया, उसका पार्ट नहीं रहते किसी भी केमिकल का या किसी भी कहने के जो मेडिसिन एजेंट का ना। तो कैल्सिनेशन जो है ना वो प्रोसेस होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली हीटेड सो दैट टू रिमूव देयर वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड प्रिजर्व देयर फिक्स्ड कंपोनेंट्स। लेबॉरेटरी स्केल में हम यूज़ करते हैं सिलिका और द प्लेटिनम क्रूसिबल्स, चाइना डिशेस एंड ग्लास डिशेस फॉर दिस प्रोसेस। इसमें होता यह है कि केमिकल सब्सटेंस को इसके जो रिस्पेक्टिव अपैरेटस होता है उसमें डाला जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है कि यहाँ तक कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाए, एवापोरेट हो जाए। इतना स्ट्रांगली हीट किया जाता है, इतना तेज़ टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं, और फिक्स कंपोनेंट जो है ना वो रह जाते हैं उस अपैरेटस में। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रोटरी किलन्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांगली हीट किया जाए तो उससे हमें क्या हासिल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो उससे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 हासिल होता है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन जो है फार्मेसी में कैसे हेल्पफुल होती है, फार्मास्यूटिक्स में उसकी जो एप्लीकेशन है, ये मैकेनिज्म था, ये था इसका फार्मास्यूटिक्स में एप्लीकेशन में क्या है, कैल्सिनेशन इज यूज इन द सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कैल्शियम, जिंक ऑक्साइड एंड रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये इस प्रोसेस से हमें क्या फ़ायदा होता है कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेस हैं उसमें हमें कुछ जो केमिकल्स चाहिए होते हैं हम उनको हासिल कर सकते हैं। सपोज करें कि ये जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल है इन दी सेपरेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है उसकी सेपरेशन में हेल्पफुल होता है। इट इज़ यूज इन दी कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड्स। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हीट की वजह से कार्बोनेट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्साइड्स में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रोसेस हेल्पफुल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू द ऑक्साइड्स। नंबर 3, कैल्सिनेशन इज़ यूज्ड इन दी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विच इज़ वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस GRAVIMETRIC, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में भी ये प्रोसेस यूज़ होता है वाइडली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड द केमिकल इंडस्ट्री। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या कहलाता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी केमिकल प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस से कोई केमिकल जो है ना कुछ क्वांटिटी में क्या करते हैं, हासिल करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो केमिकल्स जो है ना अगर वो हीट किया जाता है तो हीटिंग के मरहले के बाद आपको कुछ ना कुछ जो क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब ये है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि आपको
किसी भी केमिकल प्रोसेस के बाद कोई ना कोई मिकदार इन द फॉर्म ऑफ मास हासिल होती है। ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि उसमें आप प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। सपोज़ करें कि हमें जो है ना मुख्तलिफ वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें आपका मास का कोई वो जिक्र नहीं होता। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये प्रोसेस जो है ना वो कैल्सिनेशन हेल्पफुल होता है, जिसमें आपको कोई भी जो केमिकल है इन द फॉर्म ऑफ मास हासिल होता है। ये इसमें यूज़ है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में, जो बायो जो टेस्ट करवा रहे होते हैं आप कंप्लीट ब्लड पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, जिसमें प्लाज्मा जो है ना वो सेपरेट हो जाता है और आपको, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन ही हो रही होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन मिक्सचर और सब्सटेंस फ्रॉम द हैवियर पोर्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। होता ये है कि रोटरी मशीन्स होती हैं, उसमें जो है टेस्ट ट्यूब में आप सैंपल है या कोई केमिकल है वो रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो क्या होता है, रोटेशन होती है उस केमिकल की। कुछ रोटेशन के बाद जो है आपको क्या मिलता है, जो उसका हैवियर पोर्शन होता है, जो मैसिव पोर्शन होता है, जिसकी मास ज़्यादा होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, वो टेस्ट ट्यूब के निचली सतह में बैठ जाता है। और जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिसकी मास कम होती है उस पोर्शन की, वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो सेंट्रीफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द हैवियर जो लाइटर पोर्शन है किसी भी सॉल्यूशन का, वो सेपरेट वो हासिल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दी या फ्रॉम दी हैवियर पोर्शन। जो उसका हैवियर पोर्शन होता है उससे उसको अलहदा किया जाता है। द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी मेजर इन रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है ना वो रेवोल्यूशन पर मिनट के इसके हिसाब से उसका रेट सेट किया जाता है। रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर हम जिक्र करें माइक्रो सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, ये इस तरह से इनकी है जी बिल्कुल। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो यूज़ होते हैं टू प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज क्योंकि आपने जैसे ब्लड सैंपल लिया तो वो कितने उसमें होता है, ml में होता है। वो अगर ब्लड सैंपल लिया या कोई और जो है ना वो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है उसका आपने सैंपल लिया, तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो यूज़ होते हैं टू प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेल्स और द न्यूक्लियाई। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूनिट 0.5 से लेके 2 ml तक, इसमें जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसमें 0.5 से लेके 2 ml तक क्या होता है, लिक्विड बायोलॉजिकल सैंपल सेल्स या न्यूक्लियाई प्रोसेस किए जा सकते हैं। माइक्रो जैसे कि नाम से जाहिर है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, इसमें 0.5 से लेके 2 ml तक जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं वो प्रोसेस किए जा सकते हैं। एंड स्पन एट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ 12,000 टू 13,000 RPM। और जो इसकी स्पीड है, किस स्पीड पे, 12,000 से लेके 13,000 RPM तक जो है ना क्या किया जाता है, इस स्पीड पर स्पन किया जाता है, रन किया जाता है। इसके बाद है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। कौन से होते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हाई स्पीड और सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज कैन हैंडल लार्जर सैंपल। जैसा कि नाम से जाहिर है हाई स्पीड, इसमें ज़्यादा सैंपल फ्रॉम फ्यू टेंस ऑफ मिली लीटर टू सेवरल लीटर। 100 ml से लेके कई लीटर तक कि जो सैंपल्स हैं वो रन किए जा सकते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज पर। एडिशनल लार्जर सेंट्रीफ्यूज कैन आल्सो रीच हायर एंगुलर स्पीड। और इनकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पे क्या थी, 12,000 से 13,000 तक थी। इनकी स्पीड जो है वो 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट तक रन होती है।
अच्छा, इसमें जो टेस्ट ट्यूब, बॉटल्स और द माइक्रो टाइटर प्लेट्स, इसमें टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में भी होती हैं जिसमें सैंपल रखा जाता है, बॉटल्स भी हो सकती हैं या फिर माइक्रो टाइटर प्लेट्स भी रखी जा सकती हैं जो इनके रोटर्स होते हैं ना उसमें। अब है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेक यूज़ ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल फ्लूइड। अल्ट्रा का मतलब और उसकी और ज़्यादा कैपेसिटी है, वो अल्ट्रा इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का हाई स्पीड। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये भी किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आइसोलेट कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूडिंग राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एंड द वायरसेस। ये भी आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वायरसेस की और राइबोसोम्स, प्रोटीन्स। और इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इनकी जो स्पीड है ये 30,000 थी, इनकी स्पीड 70,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इनके एप्लीकेशंस क्या है, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड। जैसा कि सॉलिड पार्टिकल्स की, अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसकी मास ज़्यादा होगी, लिक्विड पार्टिकल की कम होगी, तो ये क्या है सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसको, सॉलिड को फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड सेपरेशन में भी यूज़ होते हैं क्योंकि एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड के मुकाबले में भी मास में फ़र्क आ सकता है। एंड लिक्विड सॉलिड सेपरेशन किसके लिए यूज़ होते हैं, सेपरेटिंग द सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड सेपरेशन एंड द लिक्विड सॉलिड सेपरेशन। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस द स्किम्ड मिल्क। फैट को सेपरेट करने के लिए लिक्विड क्योंकि फैट तो फिर आपके सॉलिड उसमें फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, तो फैट को मिल्क से सेपरेट करने के लिए एंड टू प्रोड्यूस द स्किम्ड मिल्क, ये प्रोसेस जो फिगेशन है ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड द ब्लड कंपोनेंट इन फोरेंसिक एंड द रिसर्च लेबॉर्टरी। यूरिन कंपोनेंट्स, यूरिन में जैसे कि इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोनों शामिल होते हैं। इसी तरह से ब्लड में भी आपके पास जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है उसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स भी यूरिन के कंपोनेंट्स और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी सेपरेट आउट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। इन द लेबॉर्ट्रीज परफॉर्मिंग द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑन द बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, टीयर्स हो गए हैं आपके, सेलाइन हो गया है, स्प्यूटम हो गया है, ये आपके जो मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी एनालिसिस में सेंट्रीफ्यूज आर रूटीनली यूज टू सेपरेट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द प्लाज्मा या सीरम। ब्लड सैंपल्स जो हैं, जो ब्लड सेल्स हैं उसको प्लाज्मा से या सीरम से सेपरेट करने के लिए भी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ में ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सेपरेट करता है सेडिमेंट फ्रॉम द यूरिन, वो पार्टिकल्स जो कि ज़्यादा हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट बना, तो सेडिमेंट को यूरिन से सैंपल सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू मेजर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट इन ब्लड। इरिथ्रोसाइट्स कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है कि वो ब्लड में कितने इरिथ्रोसाइट्स मौजूद हैं उसको भी सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इट कैन बी डिफाइंड एज high specific method which is used to convert the liquid into solid by using the evaporation, cooling or the precipitation। ये तो आपने पहले भी प्रोसेस का नाम सुना होगा। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, होता ये है कि लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना और थ्रू द एवापोरेशन, थ्रू द कूलिंग प्रोसेस और थ्रू द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। बेसिक जो स्टेप्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में वो ये होता है, मेक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, उस इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ एंड कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इन द मदर लिक्विड। मदर लिक्विड वो लिक्विड होता है जो कि रह जाता है आफ्टर गेटिंग द क्रिस्टल इज कॉल्ड द मदर लिक्विड। जब क्रिस्टल इसमें रिमूव कर लिए जाते हैं वो फाइनली जो हमें लिक्विड मिलता है
क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के एंड में वो लिक्विड जिसे हम क्रिस्टल को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं और बाद में वो लिक्विड रह जाता है क्रिस्टल को सेपरेट करने के बाद, तो वो क्या कहलाता है, मदर लिक्विड। तो मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 3 मेथड है, एवापोरेशन है, कूलिंग है और प्रेसिपिटेशन है। एवापोरेशन तो बहुत सिंपल है, इसमें टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज्ड एंड द लिक्विड एवापोरेट्स टू फाइनली वी गेट अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ द कंपाउंड्स। एवापोरेशन नाम से जाहिर है कि आपने इतना हीट करना है कि हीटिंग के नतीजे में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं और आपको फाइनली सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड कंपोनेंट्स जो हैं वो हासिल होते हैं, एवापोरेशन कहलाता है। कूलिंग जो प्रोसेस है ये कूलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। ये उन चीज़ों के लिए होते हैं जो कि हीट्स के नतीजे में क्या हो सकते हैं, वो सेंसिटिव केमिकल्स जो कि हीट के नतीजे में डैमेज हो सकते हैं या अपनी एफिकेसी खो सकते हैं, तो उसके लिए हम कूलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इज कूल्ड एंड देन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन ऑन द फिल्टर पेपर। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, उसको जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो किसके मुकाबले में, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। फिर उसको फ़िल्टर कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन के नतीजे में सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और ये सिलेक्टिव प्रोसेस है फॉर द हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। द कूलिंग मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। लार्ज साइज क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसे हम कहते हैं स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन, एंड रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन में स्मॉल पार्टिकल साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन। प्रेसिपिटेशन ये किसका, क्रिस्टलाइजेशन का तीसरा प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन में 2 केमिकल लिक्विड जो है वो मिक्स किए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन में 2 केमिकल लिक्विड जो है ना वो मिक्स किए जाते हैं। उन के मिक्सिंग के नतीजे में कुछ प्रेसिपिटेट जो उस दूसरे लिक्विड में हल नहीं हो सकेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड मिक्स करने के बाद अगर वो आपस में हल पजीर नहीं होते तो जो अनडिज़ोल्व जो पार्टिकल्स हैं या प्रेसिपिटेट जो है थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जो कि क्या होंगे, आपको बाकायदा पता चल रहा होता है कि वो हल पजीर नहीं है, ना हल पजीर हैं। तो वो प्रेसिपिटेशन के नतीजे में हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। 2 लिक्विड को अगर मिक्स किया जाए, वो अगर आपस में हल पजीर नहीं होते तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसकी मदद से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉलिड मटेरियल। इट इज़ वेरी रेयरली यूज मेथड ऑफ द, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है क्रिस्टलाइजेशन में। अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, इसमें जो फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उसमें है टेम्परेचर, कूलिंग रेट, जो कि क्रिस्टलाइजेशन का जो कूलिंग प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होगा। प्रेसिपिटेशन रेट, प्रेसिपिटेशन किस रफ्तार से जो है ना प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, स्लोली, जैसे कि आपने उसमें शायद देखा भी हो केमिस्ट्री की लैब में, आप जब प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस देख रहे होते हैं तो आप थोड़ा जो वो है केमिकल ऐड कर रहे होते हैं और फिर उसको शेक कर रहे होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रेट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल की किस रेट से जो है ना वो ग्रो करते हैं, वो रेट से जो है क्रिस्टल्स बन रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द इम्प्योरिटीज़, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन की। It is important purification mechanism used in pharmaceutical industry to get pure solid drugs, insulin, sulfur, cortisone, acetate purified by the crystallization. क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसके ज़रिए हमें कुछ फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं वो हासिल करने में मदद हासिल होती है, जैसे कि इंसुलिन है,
जैसा कि सल्फ़र है, जैसा कि कॉर्टिज़ोन एसीटेट है, ये केमिकल्स हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हासिल होते हैं। पेनिसिलिन जी इज़ सॉलिडिफाइंग बाय दिस प्रोसेस। पेनिसिलिन जी जैसे कि पाउडर फॉर्म में होती है तो वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हमें सॉलिड फॉर्म में हासिल होती है। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो हासिल होता है प्रोटीनेशियस ड्रग इन सॉलिड फॉर्म। प्रोटीन्स जो हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में हासिल होने के लिए, और कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इन्हांस की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कूलिंग जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का इज़ ओनली सेलेक्टिव फॉर द हीट लेबाइल सब्सटेंसेस, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। और ये सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है टू गेट द एक्सट्रीमली प्योर ड्रग्स। ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है और लेस इस पे ये सिंपल प्रोसेस है क्या प्योर ड्रग को हासिल करने के लिए। लास्ट जो प्रोसेस है वो डिकेंटेशन है। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन द फॉर्म सेपरेट ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है? डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन। इसमें होता ये है कि सबसे पहले डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है वो ये है वॉशिंग ऑफ द सॉलिड। आपने सॉलिड को, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट्स है उसको आपने वॉश किया, उस सॉलिड वो कंपोनेंट को आपने किस में ऐड कर दिया? सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। उसके बाद जब वो सॉल्यूशन बन जाता है, आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्म, जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सॉलिड कंपोनेंट की सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद वो भी क्या रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो जब सॉल्यूशन बन जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि सॉलिड में मौजूद, सॉलिड कंपोनेंट्स में मौजूद होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सेपरेट आउट करते हैं, सॉल्यूशन को अलहदा कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। इस मेथड की ये मेथड यूज़ होता है टू प्यूरीफाई द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रोसेस सेपरेट कर यूज़ होता है कि सेपरेट करें सॉलिड्स को फ्रॉम द लिक्विड, एंड इट आल्सो यूज इन द सेपरेशन ऑफ द जेल्स एंड द मैग्मास। इंशाल्लाह बाकी प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।